आज आप जिस रिपब्लिक ऑफ चाइना को देख रहे हैं, इसका संस्थापक था माओ जेडोंग। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन ये नहीं है। इसका असली इंट्रोडक्शन ये है कि ये लगभग 6.5 करोड़ लोगों का हत्यारा था। इसकी सनक के बारे में आप इतने से ही समझ सकते हैं कि ये केवल एक आम के लिए ही ये एक इंसान की जान ले लिया करता था। इसके कारनामों के बारे में आज भी जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए हमारे साथ समय के कुछ पर्दों के उस पार चलते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। आप बस हमारे साथ पूरी जर्नी में बने रहिएगा। चीन के एक अमीर किसान परिवार में 26 दिसंबर साल 1893 में एक बालक का जन्म हुआ। ये पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही होशियार था, मगर जब ये 13 साल का हुआ तो उसके पिता माओ यीचांग ने उसे स्कूल से निकालकर खेती बाड़ी में लगा दिया। अगले साल 14 साल की उम्र में उसके लिए शादी के लिए रिश्ता आया, पर उसने मना कर दिया और इस बात के लिए अपने पिता को भी मना लिया कि वो आगे पढ़ेगा, यानी वो दोबारा स्कूल जाने लगा। मैं बचपन से ही इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट था। 1911 में चीन में चिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और कुमिनटेंग सत्ता में आ गए, जिन्हें शॉर्ट में KMT कहा जाता है। ये लोग नेशनलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे। माओ इस समय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी पढ़ा, लेकिन कार्ल मार्क्स को पढ़कर माओ उससे काफी प्रभावित हुआ। फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर ली। यूनिवर्सिटी में उसने अपने छात्रों का एक ग्रुप बनाया और प्रदर्शन भी करने लगा। कम्युनिस्टों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नेशनलिस्टों के हेड चैंग काई शेक ने कम्युनिस्टों पर अत्याचार करना शुरू किया। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। कम्युनिस्टों के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो चुका था। 12 अप्रैल 1927 को शंघाई में 10 लाख कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगले 3 सालों में ये संख्या पूरे 3 लाख तक पहुंच गई। चाइना में गृह युद्ध छिड़ चुका था। माओ कम्युनिस्टों की लाल सेना का चीफ बन चुका था। उसने अपनी बातों से गरीब किसानों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। ये किसान पहले से ही जमींदारों और बड़े लोगों के शोषण का शिकार थे और कोई उन्हें उनका हक दिलाने की बात कर रहा था। इस फैक्टर ने माओ के सपोर्टर्स की संख्या बढ़ा दी। नेशनलिस्ट कम्युनिस्टों को घेर कर पकड़ कर मार रहे थे और उनकी घेराबंदी को तोड़ने के लिए कम्युनिस्टों ने द लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज किया। ये तोप, गोला बारूद और फर्नीचर के साथ मार्च कर रहे थे। उन्होंने केवल 1 साल में 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन ये मार्च कितना डेंजरस था, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 लाख लोग इस मार्च में शामिल हुए थे। लेकिन जब ये मार्च खत्म हुआ तो केवल 8,000 लोग ही जिंदा बचे। इस मार्च के खतरनाक रास्ते में 14 नदियां और 18 पहाड़ आए, जिन्हें कम्युनिस्टों ने पार किया। इस लॉन्ग मार्च ने माओ को पूरे चाइना में एक पहचान दिलाई। उसे कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन ही बना दिया गया। इसके बाद माओ ने चीन के यनान को अपना अड्डा बनाया और वो वहीं से कम्युनिज्म के हिसाब से अपनी सरकार चलाया करता था। उसने लोगों से कहा कि आप मुझे मेरी गलतियां बताओ, मुझे क्रिटिसाइज करो ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। लेकिन ये केवल एक झांसा था, जिसमें वहाँ का एक लेखक वांग शिवई आ गया। उसने माओ को जमकर क्रिटिसाइज किया। उसका नतीजा ये हुआ कि माओ ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मरवा दिया। जापान ने साल 1937 में चीन पर हमला कर दिया। वहाँ की नेशनलिस्ट सरकार पहले ही सिविल वॉर से गुजर रही थी, इसलिए उसने कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया। नेशनल स्टोर ने कम्युनिस्ट को लड़ने के लिए हथियार भी दिए। साल 1945 में जापान के विश्व युद्ध में हार हुई और चीन के नेशनलिस्ट और कम्युनिस्टों ने मिलकर जापान की सेना को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद चाइना में एक बार फिर इन दोनों के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। जापान से युद्ध के कारण नेशनलिस्ट पहले ही कमजोर हो चुके थे। चैंग काई शेक की छवि लोगों के बीच खराब हो चुकी थी, जबकि कम्युनिस्टों को रसिया के जोसेफ स्टालिन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। आगे आने वाले 4 सालों तक चाइना में भयानक सिविल वॉर चली और फाइनली कम्युनिस्टों को इसमें जीत मिली। चैंग काई शेक अपने कुछ साथियों के साथ ताइवान भाग गया। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसका चीफ माओ जेडोंग बना, जिसने सत्ता में आने के बाद ही बड़े पैमाने पर चेंज करना शुरू कर दिया। से जमीनें छीन ली गई, महिला को अधिकार दिए गए और लोगों के बीच लिटरेसी की रेट को बढ़ाया गया। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए इंस्पायर किया गया। इन तमाम चेंजेस को लोगों ने बहुत पसंद किया। माओ एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। जमींदारों से जमीन छीनी गई, जापानियों को हराया गया और ये नए चेंज इन लोगों को अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये खुशियां केवल कुछ ही दिनों की थी। साल 1956 में माओ ने 100 फ्लावर कैंपेन चलाया और लोगों से कहा कि आप मुझे क्रिटिसाइज करें, मुझ में कमियां बताएं और आपको जो लगता है वो बताएं, ताकि मैं
और भी बेहतर काम कर सकूं। इस बार भी माओ के झांसे में बेचारे इंटेलेक्चुअल्स आ गए और उन्होंने कम्युनिस्टों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इसके बदले में कम्युनिस्टों ने उन पर राइट विंग का होने, अमेरिका का एजेंट होने का आरोप लगाया और लगभग 10 लाख लोगों को जान से मार दिया। माओ के इस फितरत से एक बात तो पता चलती है कि कभी भी आपसे अगर कोई ताकतवर आदमी अपनी कमियां बताने के लिए कहे तो भूलकर भी ऐसा मत करिएगा। वो कहीं न कहीं अपने दबे छुपे विरोधियों की तलाश कर रहा है और अगर आपने उसका विरोध किया तो वो आपका काम तमाम कर देगा। साल 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया, लेकिन इस अभियान का ठीक वैसा ही रिजल्ट निकला जैसा आप किसी बंदर के हाथ में उस तरह थमा दो। डेवलपमेंट के दो सबसे बड़े रास्ते थे, पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रोथ होना। दरअसल उस समय चीन की 2/3 जनसंख्या खेतों में काम करती थी। उन लोगों को अचानक ही फैक्ट्रियों में स्टील के प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया, लेकिन इन नॉन स्किल्ड वर्करों ने जिस स्टील को प्रोड्यूस किया वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, जिसमें जंग लग जाया करती थी। इस स्टील के जरिए जो डैम बने वो भी किसी काम के नहीं थे, बड़ी जल्दी ही ढह जाते थे। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने लोगों से जमीनें छीन ली और बड़े बड़े लैंड पूल बनाकर उन पर खेती की जाने लगी, लेकिन उनका नतीजा भी पॉजिटिव नहीं निकला। इस बीच कम्युनिस्टों ने एक डेटा खोज निकाला जिसके अकॉर्डिंग एक चिड़िया एक साल में 3 किलो अनाज खा जाती है, यानी चाइना में रहने वाली चिड़िया ही सारा अनाज खा रही है। माओ को लगा कि आसमान में उड़ने वाली चिड़िया उनके खेतों का अनाज खा जाती है, इसलिए उसने स्पैरो, जिन्हें हम गौरैया कहते हैं, उनको मारने का अभियान छेड़ दिया। लोगों को ये आदेश दिया गया कि 5 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सभी इन चिड़िया को मारेंगे। जो जितनी ज्यादा चिड़िया को मार के लाएगा सरकार उसे उतना ज्यादा इनाम देगी। लोग भी बेचारे चिड़िया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और लगभग 100 करोड़ चिड़िया को बेमौत मार दिया गया। नेचर का अपना एक इकोसिस्टम होता है जिसमें हर एक जीव की अपनी एक अहमियत होती है। अगर आप किसी एक को हटा दे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। आने वाले समय में चाइना में भी यही हुआ। इन मूर्खों की सरकार ने चिड़िया को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद के हालात ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि चिड़िया खत्म हो गई तो टिड्डियों की संख्या बढ़ गई। अब टिड्डी दल सारा अनाज खा जाने लगे। लोग बचे कुचे अनाज पर डिपेंड रहते हैं, मगर वो अनाज तो सरकार छीन लेती थी। यही वजह थी कि चाइना में जबरदस्त भुखमरी फैल गई और लोगों ने भूख की वजह से वहाँ दम तोड़ना शुरू किया। वहीं भोजन के अलावा दूसरे ऑप्शन को भी यूज करना शुरू किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दूसरा ऑप्शन क्या था। लोग मिट्टी खाते थे या फिर इंसानों को ही मार कर खाने लगे। साल 1965 तक आते आते लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान दे दी। आप इसे सरकार की मूर्खता कहेंगे या फिर लोगों की? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अकाल और भुखमरी से बिगड़े हालात ने माओ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरा दिया। तब माओ ने इन चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत पर हमला कर दिया और भारत में भी इमैच्योर पॉलिटिशियन के दृष्टिदोष का खामियाजा देश की सेना और देश को भुगतना पड़ा। भारत का एक हिस्सा चीन ने हथिया लिया। चीन की सरकार ने वहां खड़े हुए भुखमरी के संकट को प्राकृतिक आपदा बताने की कोशिश की, लेकिन माओ के नंबर 2 लुई शाओची ने जब खुलकर ये कहा कि ये इंसानी गलती का नतीजा है तो एक बार फिर माओ का ईगो हर्ट हो गया। माओ लुई से इसका बदला लेना चाहता था, मगर माओ ने मौके को क्रिएट करने का फैसला किया। द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जी हाँ, ये वो वेपन था जिसके जरिए माओ लुई से बदला लेना चाहता था। दरअसल ये ऐसा कल्चरल प्रोग्राम था जो साल 1965 में माओ ने चलाया और इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को शामिल होना था। लेकिन उसके आड़ में माओ का एक्चुअल प्लान क्या था वो हम आपको बताते हैं। माओ ने अपने विचारों को कलेक्ट करके एक किताब लिखी और उसकी 100 करोड़ प्रतियां चीन के लोगों में बांटी गई। इसके बाद उसने कहा कि चाइना में मौजूद भुखमरी और अकाल की जो समस्या है वो उसकी वजह से नहीं बल्कि बोर्जवासी लोगों की वजह से है। मार्क्सवाद के अनुसार बोर्जवासी वो लोग हैं जो समाज के ज्यादातर धन, प्रोडक्शन और संसाधनों के मालिक हैं। माओ ने रेड गार्ड्स को कैपिटलिस्ट यानी बोर्जवासियों को मारने का आदेश दे दिया। इसके बाद रेड गार्ड्स के तौर पर काम करने वाले स्टूडेंट्स ने अपने ही टीचर और प्रोफेसर को मारना शुरू कर दिया। इन्हें कैपिटल लिस्ट बनाकर इनके खिलाफ डेडली वायलेंस का एक सिलसिला शुरू किया। यहाँ तक कि डेड बॉडीज के बॉडी ऑर्गन भी निकाले जाते थे। टीचर्स और प्रोफेसर्स के बाद माओ की नजर कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद उन लोगों पर गई जिन्होंने कभी माओ का विरोध किया था। माओ ने उन्हें भी मरवा दिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये तमाम लोग निर्दोष थे, मगर इनकी हत्या करवाकर माओ एक बार फिर अपने नाम की दहशत चाइना के लोगों में फैलाना चाहता था। अपने विरोधियों के साथ साथ माओ ने अपने टारगेट लुई शाओची पर भी गद्दार होने का
आरोप लगाया और उसे भी लेबर कैंप में भिजवा दिया। लेबर कैंप में उस बेचारे की दर्दनाक मौत हो गई। अब माओ के एक और लीडर डेंग एक्साओपिंग का नंबर आने वाला था, क्योंकि उसने भी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का विरोध किया, लेकिन वो इस सिचुएशन को पहले ही समझ गया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद रेड गार्ड ने उसके लड़के को पकड़ लिया, जिसे रेड गार्ड ने विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। वो मरा तो नहीं, लेकिन चलने फिरने से लाचार हो गया। कल्चरल रेगुलेशन यही खत्म नहीं हुआ। 4 ओल्ड को खत्म करने का आदेश दिया गया। ओल्ड कस्टम, ओल्ड आइडिया, ओल्ड कल्चर और ओल्ड हैबिट्स। इस अभियान के तहत चाइना में अपने ही पुराने इतिहास की निशानियों को मिटाने का सिलसिला शुरू हो गया। बौद्ध धर्म की मूर्तियां और उनके अवशेष मिटाए गए। नवंबर 1966 को रेड गार्ड्स ने कन्फ्यूशियस के मंदिर और उनके वंशजों की कब्र को नष्ट किया गया। ड्यूक यंग चेंग कन्फ्यूशियस के 76वें वंशज थे। उनके लाश को कब्र से निकालकर पेड़ पर टांग दिया गया। बौद्ध ग्रंथों और मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ मस्जिदों को भी तोड़ा गया। आपको जानकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन चाइना में केवल 15% आबादी ही बौद्ध धर्म को मानती है। बाकी ज्यादातर आबादी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है, जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माओ को 40 आम गिफ्ट किए। चीनियों ने इसके पहले कभी आम नहीं देखे थे, इसीलिए माओ ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये तो माओ ने स्वर्ग से बुलाया है। एक डॉक्टर ने इसका विरोध किया और कहा कि ये तो शकरकंद जैसा है, ये कोई स्वर्ग से आई हुई चीज नहीं। इसके बाद उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे कत्ल कर दिया गया। इस पूरे रेवोल्यूशन में लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। माओ के बारे में कहा जाता था कि वो कभी ब्रश नहीं करता था और ना ही नहाता था, लिहाजा वो बीमार रहने लगा और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो चलने फिरने और यहाँ तक बोलने से भी लाचार हो चुका था। 9 सितंबर 1976 को माओ के लिए यमराज ने नर्क के दरवाजे खोल दिए और उसे वहीं एंट्री मिल गई। माओ ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और 10 बच्चे पैदा किए। जानकारी के मुताबिक माओ को लगभग 6.50 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी चीन के शैतान कहे जाने वाले माओ जेडोंग की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।